और इसका मतलब यही होता है कि प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज इन्फेक्शियस। अब अक्यूट है तो आप वेट कर लें, और अगर अक्यूट 4-6 माह आपने वेट कर लिया है उसके बाद भी ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्रोनिसिटी में चला गया है। अगर माँ को है तो बच्चों में आने के रीजन ज्यादा है, 90% बच्चों में आते हैं तो वो यूजुअली क्रोनिक ही होते हैं। अगर सरफेस एंटीजन आपका जो है वो नेगेटिव है तो फिर आप वैक्सीन की तरफ जा सकते हैं। अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस बी हो गया है उसके बाद वैक्सीन की नीड नहीं है, क्योंकि वो एंटीबॉडी डेवलप कर देता है, फिर वैक्सीनाइज की नीड नहीं होती है। ये दूसरा ये होता है कि आपको पता कैसे चलेगी आप वैक्सीनाइज हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमेशा सरफेस एंटीबॉडी कराई जाती है, सरफेस एंटीबॉडी टाइटर। उससे आपको पता चलता है, अगर वो टाइटर मोर देन 10 है तो इसका मकसद है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। अगर लेस देन 10 आ रहा है तो आप दोबारा वैक्सीन करा सकते हैं। तो ये सरफेस एंटी बॉडी टाइटर कराया जाता है। अगर किसी को डाउट होता है कि यार पता नहीं मैं वैक्सीनाइज हूँ नहीं हूँ, 10 साल मैंने पहले वैक्सीन करवाई है, दोबारा कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो वो हमेशा सरफेस टाइटर कराए, सरफेस एंटीबॉडी टाइटर कराए, तो उससे आपको पता चल जाता है। और दूसरा ये होता है कोर एंटीजन, एक कोर एंटीबॉडी होती है। कोर एंटीबॉडी में पहले कह चुका हूँ कि ये प्रीवियस अगर आपको इन्फेक्शन बी का हो गया है और आपके जिस्म से निकल गया है तो आपको एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो ये पास्ट इन्फेक्शन को शो करता है कि इसको पहले सरफेस हो चुका था। ये एचबी कोर एंटीजन वही है, अगर एंटीजन आ रहा है तो इसका मकसद है कि आपको अक्यूट इन्फेक्शन है। अगर एंटीबॉडी और दूसरा नीचे ई एंटीजन, ई एंटीजन ये शो करता है कि इसको इस वक्त जो है तेजी से वायरस रेप्लिकेट कर रहा है और हाई इन्फेक्टिविटी है, ही या शी नीड्स ट्रीटमेंट। बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बी को समझने के लिए पढ़ने के साथ मरीज देखने पड़ते हैं, ओपीडी करनी पड़ती है, तब जाके आपको समझ में आएगा यार ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, ये चक्कर क्या है। ये थियोरेटिकली इतनी चीजें रटी नहीं जा सकती, जब तक प्रैक्टिकली आप पेशेंट्स देखें, उनकी लैब्स देखें, तब जाके आप इंटरप्रेट करेंगे अच्छा इस तरीके से ये निकल जाता है, इस तरीके से। बहरहाल ई एंटीबॉडी वही है। अगर ई एंटीबॉडी किसी को HBE एंटीबॉडी, इसका मकसद है कि ड्यूरिंग acute B infection or consistently during or after a burst in viral replication, तो जो था उसके बाद जो है इसमें भी ये दिखा रहा है कि आप जो है सीरो कन्वर्जन डेवलप हो गया। सीरो कन्वर्जन का मकसद ये कि ई एंटीजन ई एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो गया है और आपको जो है जो दवाई है जो भी आप ले रहे हैं उसका बड़ा अच्छा फायदा हो रहा है। तो हम ट्रीटमेंट को फॉलो अप में सीरो कन्वर्जन जरूर देखते हैं, यार ई एंटीजन इसका पॉजिटिव था तो ई एंटीजन नेगेटिव हुआ, ई एंटीबॉडी डेवलप हुई नहीं हुई, हमारी ट्रीटमेंट से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमें सीरो कन्वर्जन से पता चलता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर देख रहे हैं, ये सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं, जैसे इस तरफ सरफेस एंटीजन लिखा हुआ, फिर टोटल एंटी एचबी कोर लिखा हुआ, फिर एंटी एच को आईजीएम है, फिर एंटी एचबीएस है। अगर देखें ऊपर सारा नेगेटिव ही है, पहली लाइन में जाएंगे तो इसका मकसद है नेवर इन्फेक्टेड, ना इसको सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, ना कोर है टोटल, ना कोर आईजीएम है, ना एंटीएचबी, इसका मकसद है कभी इन्फेक्टेड हुआ ही नहीं है, इसको कुछ भी नहीं। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो इसका मकसद है कि अर्ली एक्यूट इन्फेक्शन ट्रांजिट अप टू 18 डेज आफ्टर वैक्सीनेशन हो जा सकता है। अगर इसको सरफेस भी पॉजिटिव है और आपका ये देख लें कि एंटी एचबी कोर टोटल भी पॉजिटिव है, एंटी एचबी कोर आईजीएम भी पॉजिटिव है, इसका मकसद है इसको अक्यूट इन्फेक्शन है। अगर मरीज को सरफेस नेगेटिव हो गया है, सिर्फ कोर पॉजिटिव आ रहा है टोटल और कोर आ रहा है आईजीएम और टाइटर जो एचबी एंटी बॉडी पॉजिटिव है, इसका मकसद है अक्यूट रिजॉल्विंग इन्फेक्शन है। अक्यूट रिजॉल्विंग इसको हुआ है लेकिन सरफेस तो लॉस हो गया, दूसरी चीजें लॉस होने में टाइम है, तो ये अक्यूट रिजॉल्विंग फेज में है। पेशेंट को अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और टोटल कोर पॉजिटिव है, बाकी आईजीएम उसका नेगेटिव है, तो टाइटर भी उसका आ गया है पॉजिटिव, इसका मकसद है रिकवर्ड फ्रॉम द पास्ट इन्फेक्शन एंड इम्यून, तो जो पास्ट इन्फेक्शन था उससे ये रिकवर्ड हो गया। अगर उससे नीचे जाएंगे हम देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि मरीज को जो है, हेलो जी जी बुधायो, तो अच्छी वजह सदर में टेक छताई सदर में होगा पेरी ॾेखारे वेठो पोइ ॻाल्हायां थो।
सॉरी डिस्टर्ब किया। अब हम अगर आ जाएं 1 2 3 4 5 6, अगर छठी पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे वहाँ सिर्फ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और टोटल कोर पॉजिटिव है, बाकी दोनों चीजें नेगेटिव है। इसका मकसद है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद नीचे जो है वो इतनी वो नहीं है, ये इन्होंने कर्व दिया कि पहले कैसे एक्यूट होता है, वो 6 मंथ तक हम वेट करते हैं। अगर ये सारी बातें हो रही है अडल्ट में, बच्चों में जो होता है वो माँ से होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, वो होती ही क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, वो एक्यूट होती ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को जब तक पता ही नहीं चलता, जब बड़ा होता है तब तक वो क्रॉनिसिटी। लेकिन अडल्ट में किसी को सरफेस एंटीजन हो जाता है तो जॉन्डिस होती है या सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है, तो 6 मंथ तक वेट किया जाता है कि वो क्रॉनिसिटी में जा रहा है या खुद ही रिजॉल्व होकर जा रहा है। मोस्टली रिजॉल्व हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो क्रॉनिसिटी में चला गया। फिर आप उसका ई एंटीजन भी कराएं, टोटल कोर भी कराएं, ये एंटीबॉडी भी कराएं, जो चीजें हैं फिर आपको अकॉर्डिंग टू डेथ आपको ट्रीट करना होता है। वही है इंक्यूबेशन पीरियड, मैंने कहा किसी भी वायरल का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आपका जो है बात करके दूंगा 6 दिन से 6 हफ्ते तक होता है, या 6 माह तक भी किसी किसी तक जाते हैं। सिम्टम्स वही मेलेस, फीवर, हेडेक, माइल्जिया, इससे प्रेजेंटेशन होती है एक्यूट हेप बी की, और इलनेस नॉट एसोसिएटेड फॉर हेप बी, एटलीस्ट 50% ऑफ इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक। कॉम्प्लिकेशन हैव भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वही है कि कभी कभार ये फल्मिनेंट हेपेटाइटिस के साथ आते हैं, इमरजेंसी में बिल्कुल आते हैं। इनका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं किया पेशेंट विल डाई नेचुरली। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस या acute liver failure always sorry हेलो जी बुधायो। कम कहिड़ो है बाबा? हाँ थोड़ी देर में मां ॻाल्हायां थो तव्हां सां, ॻाल्हायां थो थोड़ी देर में। ठीक है, तो 1% जो है वो आपका fulminant liver failure always go for needs liver transplant। पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो सकता है अगर आप ट्रीट उसको नहीं करते, टाइम पर आपको डायग्नोस नहीं हो रहा है। मोस्टली पेशेंट दे आर अनअवेयर दे हैव क्रॉनिक हेप बी, क्रॉनिक हेप सी। हमारे यहाँ मोस्टली ये आते हैं सिरोसिस। सिरोसिस होने में अगर आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे क्रॉनिक हेप बी और क्रॉनिक हेप सी में It takes 20 to 30 years to become cirrhosis। तो 20 से 30 साल लगते हैं cirrhosis होने में। ऐसे थोड़ी कि आपको B या C आज किसी पेशेंट्स को होता है और वो cirrhosis हो जाता है। Never, it takes 20 to 30 years। तो वो जब हमारे पास आते हैं जब ऑलरेडी cirrhosis हो चुका होता है, तो इसको मकसद है कि उनको पहले ही जिस समय BC था लेकिन वो उनको पता नहीं था, वो तो कहते थे हम तो ठीक थे, हमें कैसे हो गया ये, हमें तो कभी कोई बीमारी नहीं थी, हमें कुछ होता ही नहीं था। तो क्रॉनिक हेप बी तो कुछ करता ही नहीं है ना, वो तो ब्लड में होता है। लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो लिवर में आता है, फिर सर्रोसिस होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे यहाँ मरीज हेपेटोमा के साथ आ रहा है, एसाइटिस के साथ आ रहा है, अपरजिया ब्लीड के साथ आ रहा है, बिकॉज दे आर अनअवेयर। इसलिए तो हम हर किसी को कहते हैं कि भाई स्क्रीन कराएं, अगर आपको बी है तो हम ट्रीट करें। ट्रीट का रीजन ये है कि हम सिरोसिस से बचाना चाह रहे हैं, हेपेटोमा से और डेथ से बचाना चाह रहे हैं। अगर वो स्क्रीन नहीं होगा तो किसी को भी नहीं पता होगा कि उसको बी है या सी है। इसी तरह दे आर अनअवेयर, उनको पता ही नहीं होता। जब वो आते हैं ऑलरेडी टू लेट हो चुकी होती है, तो इसलिए इट्स टेक टाइम 20 to 30 years टू बिकम सिरोसिस। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन वही है, हेपेटोमा है और अल्टीमेटली पेशेंट कैन डाई। हेपेटोमा वेरी रेयर, पेशेंट गो फॉर ट्रांसप्लांट। क्रॉनिक वायरीमिया ओवरऑल कुछ भी नहीं है स्लाइड्स में। रिस्क ऑफ क्रॉनिक के ये रिस्क जो इन्होंने बताया है, तो आप देखें जो बच्चों में 1 to 6 मंथ का है या 7 to 12 मंथ का या 1 to 4 years या 5 years में ये ज्यादा है।
बच्चों में के जो माँ से आता है उसमें ये ज्यादा है कि क्रॉनिसिटी में जाए, ये यही शो कर रहा है। इसका रिजर्वायर ह्यूमन ही है और ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया है कि ये डिफरेंट ब्लड बार्न और मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है। Communicability 1 to 2 months before and after onset of symptoms, chronic infections. If mother positive for surface antigen, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस है। हो सके अभी तो पता नहीं है कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, हो सके एनुअल एग्जाम हो। यूजुअली हम ये काउंसलिंग में ये स्लाइड्स इस तरीके की रखते हैं कि अगर माँ को सरफेस पॉजिटिव है और ये एंटीजन भी पॉजिटिव है तो देखिए आप 70 to 90% पेशेंट इन्फेक्टेड, पेशेंट इन्फेंट हैव इन्फेक्टेड फ्रॉम देयर मदर। तो इसलिए माँ को ट्रीट करना तो बहुत जरूरी है। बाप को है तो चल जाएगा, लेकिन माँ को है तो सारे बच्चे उसके बी के साथ आएंगे तो फिर तो बेचारे की फैमिली तबाह हो गई ना। इसलिए हम हर प्रेग्नेंट लेडी को कहते हैं कि बी करवाए। अगर बी है तो आप बी का ट्रीट करें, क्योंकि अगर आप टाइम पर उनको एंटीवायरल देंगे तो उसकी पूरी फैमिली बच जाएगी। कराने के चांसेस हैं कि किसी को भी ना हो। 90% चांसेस हैं क्रानिकली इन्फेक्टेड, 90% वही है ना कि आ गया तो 90% चांस है कि बच्चों में अगर माँ से आ गया तो वो क्रानिसिटी में 90% जाते हैं। क्रानिसिटी मींस यू हैव टू ट्रीट नहीं करेंगे अल्टीमेटली दे एंड विद सिरोसिस। अगर कोई बच्चे को लगता है माँ से तो वो 20 साल या 30 साल का होगा, वो सिरोसिस तो हो जाएगा, क्योंकि सिरोसिस 20-30 साल में हो जाता है। तो पैदाइश से उसको है तो 30 साल की जवानी में उसको सिरोसिस होगा, हेपेटोमा होगा, ही विल डाई। समझ रही हैं आप? तो इसको बच्चों को तो ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जल्दी सिरोसिस हो जाते हैं। इफ ओनली पॉजिटिव है सरफेस एंटीजन, फिर चांसेस कम होते हैं। सिर्फ देखिए माँ को अगर सरफेस और एंटीजन दोनों पॉजिटिव हैं तो 90% चांसेस हैं दे गेट इन्फेक्टेड। अगर सिर्फ सरफेस पॉजिटिव है फिर भी चांसेस है 5 to 20% पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसमें अगर इन्फेक्टेड हो गए तो 90% चांस है कि क्रॉनिसिटी में जाएंगे। ठीक है। Global pattern of chronic HBV infection high, more than 8% है और 45% of global population है। Lifetime risk of infection, lifetime risk जो 60% lifetime infection risk है, किसी को भी हो सकता है। Early childhood infections common है और दूसरा इंटरमीडिएट इनका रिस्क है, तीसरा लो रिस्क है, लेकिन ये ओवरऑल इनको है। रिस्क फैक्टर हमारा है भी वही है कि मोस्टली हेटेरोसेक्सुअल मल्टी पार्टनर्स और आईवी ड्रग अब्यूजर्स, इस तरीके से चीजें हैं। अडल्ट एट रिस्क फॉर एचआईवी इन्फेक्शन वो हैं जो सेक्सुअल एक्सपोजर है उनको ज्यादा, उन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अडल्ट एट रिस्क फॉर एचआईवी इन्फेक्शन परकुटेनियस और म्यूकोजल एक्सपोजर टू ब्लड, इन लोगों में जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जो डायलिसिस में काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से, या लोग जो डेंटल के पास जाते हैं, डायलिसिस कराते हैं, सर्जरी कोई कराते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, वो रीजन दे आर मोर ऑन रिस्क। अदर ग्रुप में ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं, जो बाहर जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनमें 2% चांसेस है कि उनको बी हो सके। वो मोस्टली दे पर्सन गेट इन्फेक्टेड विद एचआईवी के साथ एचबीवी आ जाता है। तो ये यही दिखाया है कि जैसे इनमें जो है जैसे जैसे जो अडल्ट में आता जाता है तो ये कर्व जो है नीचे से ऊपर जाता है, उसमें चांसेस कम है। एचबीवी ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट इन्फेक्शन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस ए है, बी भी इस तरीके से सिम्टोमेटिक देना है, फीवर है फीवर की दवाई दें बस, और कुछ भी नहीं। फ्लूइड्स दें थोड़ा बहुत, क्योंकि वायरल है, इंक्यूबेशन पीरियड लेगा और निकल जाएगा। 6 दिन में निकले या 6 हफ्तों में या 6 माह में अल्टीमेटली निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता, क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको एंटीवायरल देनी पड़ेगी, जो मुख्तलिफ नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, इन नामों से आते हैं। जो आजकल हम जो कॉमन देते हैं जो सेफ है, वो एक एंटाकेवर है, दूसरा टेनाफोवर है। इसमें मेंशन नहीं है। मोस्टली एंटाकेवर या टेनाफोवर दी क्यों जाती है? इसलिए कि हम इसकी वायरल रेप्लिकेशन को रोकें, इन्फेक्टिविटी को रोक लें, डीसीपीएनए ओआरएनए पीसीआर को नेगेटिव करें टू प्रिवेंट द सिरोसिस, टू प्रिवेंट द हेपेटोमा। ये सीडीसी नेशनल स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट ट्रांसमिशन ऑफ एचबीवी इन्फेक्शन इंक्लूड्स, इसमें यही है कि प्रिवेंशन ऑफ पेरीनेटल इन्फेक्शन थ्रू रूटीन स्क्रीनिंग। यही है कि ऑल प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनका सरफेस एंटीजन कराएं आप। सरफेस एंटीजन उनका जरूरी है। अगर उनको सरफेस एंटीजन नेगेटिव पॉजिटिव आता है
तो फिर आप क्या करेंगे? एक तो बच्चों को फौरन आप वैक्सीन कराएंगे क्योंकि माँ को बी पॉजिटिव है, चांसेस है कि बच्चे को बी आ जाए। एक तो फौरन एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको वैक्सीन करेंगे। दूसरा, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या करेंगे, आप उनको इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, जो एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। बच्चों में चांसेस है कि सरफेस एंटीजन ना आए। तो ये एट द टाइम आपको रूटीन ये करना होता है अगर माँ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो। अगर ये एंटीजन पॉजिटिव भी है तो देना ही देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो सिर्फ बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ सिर्फ आपको वैक्सीन करानी है, इम्यूनोग्लोबुलिन देने की नीड नहीं है। ये वैक्सीन है कि क्या वैक्सीन, ये 95% एफिकेसी है इसकी। तीसरा हमारा कुछ की कम भी है। ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी 20 इयर्स और मोर है, मोर देन देखो 20 इयर्स तक ये सेफ होता है। और इसके 3 डोज होते हैं। पहले कहते थे ये बूस्टर ये वो उधर उधर, अभी सिर्फ 1012 का मकसद ये होता है डोज देने का। जैसे आज आप किसी को लगता है वैक्सीन, तो आज जैसे 11 जुलाई जून है तो 11 जून 2020, फिर 11 जुलाई, 11 अगस्त, ये 3 कंसेक्यूटिव डोज आपको देने होते हैं, ठीक है। और बूस्टर डोज यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता है। आजकल यही स्टडी चल रहे हैं, पर मंथ के गैप से आप एक एक उसको दे दें डोज। इन्फेंट में देखें, डोज पहला डोज लगने से 16 से 40% चांसेस है। और टीन एज में बाहर जाए बात करते हैं की हो यार, दूसरा जो डोज है वो आप जैसे 80 to 90% चांसेस हैं कि आप इम्यूनाइज हो जाएं। और तीसरा जो है 90 to 100% है। तो 3 डोज लगना जरूरी होता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सरफेस एंटीबॉडी टाइटर, ये मोर देन 10 होना चाहिए तो आप फुली वैक्सीनाइज हैं, ठीक है। और प्री टर्म इन्फेंट लेस देन 2 kg हैव बीन शोन नो रेस्पॉन्ड टू वैक्सीनेशन। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे 40 इयर्स से अबव है, मेल जेंडर है, स्मोक्ड है, ओबीज है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो उनमें वैक्सीन कम काम करती है। वही है कि वैक्सीनेशन की बहुत लंबी हो जाएगी। फिर ये एफबी वैक्सीन रूटीन इन्फेंट, इसको भी वही है कि ये डोज वही है, बाय बर्थ आप दे रहे हैं, फिर 1 to 2 मंथ पर दें या 6 to 18 मंथ पर दें, ये होता है। लेकिन आजकल 0, 1, 2 है, बच्चों में भी इस तरीके से है। नीचे लिखा हुआ है कि इन्फेंट हु मदर आर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव और whose surface status is unknown should receive the third dose at 6 months of age, at least 16 weeks after the first dose. अब chronic hep C है। Chronic hep C is the common chronic blood-borne infection in the US and throughout world है, और approximately 3.2 million persons are chronically infected throughout the world. Chronic Hep B patients with the chronic Hep C almost always develop SCC. अगर B C दोनों में mostly they end up with hepatoma, hepatocellular. The annual risk of SCC development in SCV patient with cirrhosis is in the range of 1 to 4%, and an estimated 1 to 3% of patients chronically infected with SCV will develop SCC after 30 years. वही है 30 years। वे है क्या, ये फ्लेवी वायरस है और आरएनए है, और ये रेप्लिकेट होता है लिवर सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस तरीके से इसका ये सारा होता है। और एपिडेमियोलॉजी ये यूजुअली परक्यूटेनियस ट्रांसमिट होता है या पर म्यूकोजल, उसमें पेरिनेटल और सेक्सुअल आता है। फॉलोइंग पर्सन आर एट नोन टू बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एचसीवी। ये जो लोग हैं वो मोस्ट प्रोन टू इन्फेक्शन को हो सकता है, जिसमें ड्रग यूजर्स है, जो आईवी ड्रग यूजर्स हैं, वो यूजुअली जो नशे की दवा इंजेक्शन लगाते रहते हैं, या 1987 से पहले जिन लोगों ने ब्लड क्लॉट्स या ब्लड खुद को ट्रांसफ्यूज कराया ड्यू टू एनी रीजंस, क्योंकि 1987 या 1987 से पहले ब्लड स्क्रीनिंग नहीं होती थी। आपसे ब्लड एक मरीज से निकलता था, दूसरे में लगा देते थे, तब स्क्रीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 1987 से पहले जितने लोगों को ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स लगी हैं, उनमें मोस्टली पेशेंट्स को जो है हैप सी या हैप बी है। और क्रॉनिक हीमोडायलिटिक पेशेंट है, उनको सी होने के चांसेस हैं। पर्सन अगर एचआईवी इन्फेक्शन है तो उनको भी होने के चांसेस हैं। और चिल्ड्रन
1 to HCV पॉजिटिव मदर, तो सी तो बहुत कम आता है माँ से बच्चों में, लेकिन फिर भी 3% चांसेस है कि मदर को है तो बच्चों में सी आ सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी 90% आता है, सी कम आता है। तो ये एपिडेमियोलॉजी है। 60% आप देखें इंजेक्टिंग ड्रग यूज करते हैं वो है, सेक्सुअल है वो 15% है, ट्रांसफ्यूजन 10% है, और नोजोकोमियल हेल्थ केयर वर्कर पेरीनेटल ये 5% है, और अननोन 10% है। 850 केसेस, ये अक्यूट हेप सी बहुत रेयर है, हमने नहीं देखा है, लेकिन है लिटरेचर कहता है कि अक्यूट हेपेटाइटिस सी होता है, और अक्यूट हेपेटाइटिस सी यूजुअली 85% बॉडी से निकल जाता है, क्रॉनिसिटी में नहीं जाता है, ठीक है। सॉरी 15% निकल जाता है, 85% क्रॉनिसिटी में चला जाता है। तो अक्यूट हेप सी यूजुअली जॉन्डिस के साथ प्रेजेंटेशन करता है। आप अगर सोचेंगी कि ये अक्यूट हेप सी है तो ही आप पकड़ पाएंगी, अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप अक्यूट हेप सी देखें और उनको पिक करें। ये नेचुरल हिस्ट्री है, किसी भी डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री क्या है। एक आप एक्सपोज हुए, वो अक्यूट फेज है, देखिए 15% मरीज उनमें हेप सी निकल जाता है, दे आर रिजॉल्व, लेकिन 85% दे एंड विद क्रॉनिक। जब क्रॉनिक होते हैं तो उसमें स्टेबल 80% है, और 20% उसमें सिरोसिस की तरफ चले जाते हैं। स्लोली प्रोग्रेसिव 75% है, और अगर उनको किसी को HIV है, अल्कोहल है, दे एंड विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, दे नीड्स ट्रांसप्लांट, अदरवाइज दे एंड विद डेथ। तो ये इनकी नेचुरल हिस्ट्री होती है। 60 to 70% newly infected with HCV typically are usually asymptomatic। यही प्रॉब्लम होता है कि ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, इसलिए लोग स्क्रीन नहीं कराते, इसलिए अब उनको पता ही नहीं होता कि वो क्रॉनिक है, बी है, उनको हेप सी है। दे एंड विद सिरोसिस, जब आते हैं हमारे यहाँ तब वो सिरोसिस हो चुका होता है। अल्टीमेटली दे नीड्स ट्रांसप्लांट, अदरवाइज क्वाइट डिफिकल्ट। अब किसी डायग्नोस कैसे होता है? टिप सिंपल है कि आप सरफेस एंटीबॉडी कराएंगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाती है, ऑलवेज गो फॉर द HCV RNA PCR। PCR में वायरल लोड देखा जाता है, कितना वायरल लोड है, फिर आप उसको ट्रीटमेंट की नीड होती है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसको क्रॉनिक हेप सी तो है, लेकिन इसने सिरोसिस डेवलप कर दिया एज वेल, फिर आप सिरोसिस की दूसरी लैब्स भी कराएंगे, जिसमें आपका एल्ब्यूमिन, PT, INR भी आ गया, LFT आ गया, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, उसमें आप देखेंगे कि लिवर एकोटेक्चर क्या है, स्प्लीन क्या है, एसाइटिस क्या है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लेवर में तो नहीं है। इस तरीके से यूजुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में इतनी अगर सिरोसिस नहीं है तो आप HCV एंटीबॉडी कराई और PCR कराए, और अल्ट्रासाउंड करके आपने देख लिया कि यार सिरोसिस नहीं हुआ, तो आप ट्रीट करते हैं। 75 to 80% इन्फेक्टेड HCV विल डेवलप करेंगे, वही है चार्ट जो उन्होंने कहा। 1 to 5% जो है वो विल डाई फ्रॉम द consequences of chronic and ultimately they end up with cirrhosis and all। ट्रीटमेंट पहले इंटरफ्रॉन दी जाती थी, तकरीबन इंटरफ्रॉन अब दुनिया से आउट हो चुकी है, पाकिस्तान से भी आउट हो चुकी है। शुरू में कन्वेंशनल इंटरफ्रॉन आई थी, फिर पेगलेटेड इंटरफ्रॉन आई थी। अब जो भी ट्रीटमेंट हम हेप सी की दे रहे हैं वो सिर्फ ओरल है, ओरल फॉर्म में। जो ड्रग है ओरल फॉर्म में वो सोफोस्ब्यूवर है, वो 400 mg दी जाती है। उसके बाद दूसरी चीजें आना, वेल्पाटेस्वर भी आना शुरू हो गई, सिमीप्रेवर आ गई, लेडरपासवर आ गई, डेक्लाटेस्वर आई। दे आर द डिफरेंट ग्रुप्स जो हेप सी में दिए जाते हैं, लेकिन सबके साथ सोफोस्ब्यूवर आपको देना जरूरी होता है। तो ये पहले 6 माह की ट्रीटमेंट आई थी, अब सिर्फ 3 माह की देते हैं हम यूजुअली। वेल्पा, सोफो एंड रिबाविरिन दी जाती है। बी की तरह सी की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और विद द स्क्रीनिंग HCV इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, सारी दुनिया में जब से ये ब्लड स्क्रीन होना शुरू हो गया है सारी चीजें, तो सी का जो रेशियो है दुनिया में ऑलमोस्ट नीचे जा रहा है, क्योंकि हर चीज स्क्रीन होके फिर आपको वो लग रही है, पहले स्क्रीन नहीं होती थी इस तरीके से। इट मे बी पॉसिबल टू डेवलप ए प्रिवेंटिव वैक्सीन फॉर HCV, माइट भी, अभी तक तो दुनिया में नहीं आई है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? क्रॉनिक हेप बी, हेप सी काफी इंटरेस्टिंग, काफी लंबा टॉपिक है, मैंने कोशिश की है कि आपको